नमस्कार साथियों। दोस्तों आज अपने करेंगे कार्बन और उसके यौगिक जो सीरीज चल रही थी अपनी, इससे पहले 2 वीडियो करवा दिए हैं और ये 3 नंबर वीडियो होने वाला है। वैसे 21 नंबर का वीडियो है। इसमें अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे वो करेंगे और इससे पहले भी किए थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? प्रश्न बनाए गए हैं, इसी प्रकार के आपके आने वाले एग्जाम में आएँगे, बाहर नहीं जाने वाला। देखो, यहाँ से आपको देखो असंतृप्त की बात करें तो यहाँ से सर्वप्रथम तो प्रश्न को, हालाँकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रत्येक प्रश्न पर आप कम से कम 2 या 3 मिनट दीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न कर दिया और आगे चले गए। अब यहाँ पर असंतृप्त की बात आई तो उनको रिपीट करते जाओ, ताकि एक माइंड में ठोस तरह से याद हो जाए अपने। देखो, यहाँ से असंतृप्त की बात करें तो अपने को पता होना चाहिए कि असंतृप्त का मतलब क्या होता है। असंतृप्त में कौन-कौन से आ जाएँगे? तो एक एक तो होता है संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा आता है? एल्केन आते हैं और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। इसके बारे में इतना पता है तो ये प्रश्न हो जाएगा। देखो, जैसे एसिटिलीन की बात कर रहा है, ब्यूटेन की बात कर रहा है, प्रोपेन की बात कर रहा है, एल्केन की बात कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? देखो, एसिटिलीन ईन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एल्कीन और एल्काइन में जा रहा है ये। एल्कीन और एल्काइन में जा रहा है तो असंतृप्त हो जाएगा, तो ये असंतृप्त हो गया। ये ब्यूटेन है, एन आ रहा है यहाँ पर, अनुलग्न एन आ रहा है। अनुलग्न से भी पता लगा सकते हो, इसमें एन आ रहा है। प्रोपेन में भी क्या आ रहा है? एन आ रहा है। एल्केन में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, परंतु यहाँ पर क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। ईन या में आयन अनुलग्न आता है, वो किसमें होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन में होता है, या एल्कीन या एल्काइन वाले में आता है। तो अपने को क्या पूछ रखा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो अपन क्या कह देंगे? एसिटिलीन है। ठीक है, एसिटिलीन है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, या एसिटिलीन को क्या बोल दिया? एथीन बोल दिया। एथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एथीन है। CH2, CH2 जिसका ये फॉर्मूला होता है एथीन का। ठीक है, एथीन। एल्काइन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। एल्काइन का यहाँ पर पूछ रखा है कि एल्काइन श्रेणी का। यहाँ से पूछ ले कि एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। अब देखो, ये आपको पता है कि एल्काइन की बात कर रहा है। एल्काइन एल्काइन यानी कि जिसमें 3 बंध होते हैं। ठीक है, तो प्रोपाइन है, एथाइन है, मीथेन है, एथीन है। यहाँ से आप ऑप्शन को देखकर पढ़ ला करो। एथीन की बात करें यानी कि एल्कीन हो गया ये तो एल्कीन का हो गया। मतलब पूछ किसका रहा है? एल्काइन का। मीथेन की बात करें, मीथेन एन, ये किसका हो गया? एल्केन का हो गया। अब 2 बच रहे हैं, प्रोपाइन और एथाइन हो गया। का पहला कौन सा होता है? पहला अपन बनाते हैं, पहले कार्बन वाला आता है, ए कार्बन वाला। ठीक है, ए कार्बन वाला आता है, एक को मीथेन बोलते हैं। जिसमें 2 कार्बन हो गया उसको क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। अब यहाँ पर एल्काइन की बात कर रहा है तो एक कार्बन वाला होता ही नहीं है इसमें। एक कार्बन से एल्काइन वाला शुरू ही नहीं होता है। ठीक है, 2 कार्बन से शुरू होता है। 2 कार्बन वाला ही, जैसे ये अगर बनाए अपने, ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? थाइन बन गया। एथाइन बन गया। एक कार्बन में होता नहीं है, क्योंकि एक कार्बन में केवल और केवल क्या होता है? CH4 मीथेन आता है, जो कि एल्केन श्रेणी का होता है। एल्केन श्रेणी का अगर पूछा जाए, प्रथम कौन सा होता है? मीथेन होगा, ओनली फॉर। इसके अलावा एल्कीन में और एल्काइन में नहीं होता है एल्केन। ठीक है, एल्केन में वहां से 2 कार्बन वाले स्टार्ट होते हैं। एल्कीन में हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, और यहाँ पर ये एथाइन हो जाएगा। तो इसका क्या जो एथाइन हो जाएगा। इसके अलावा प्रोपाइन की बात करें, ये 3 नंबर वाला, 3 कार्बन वाला होता है, जिसमें 3 कार्बन होंगे वो प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन और प्रोपाइन की अपनी हाइड्रोजन इसके साथ समझौता कर लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, एस्टिएल्डिहाइड का आयुपिश नाम है। यहाँ पे एस्टिएल्डिहाइड का नाम पढ़ते हैं, आपकी दिमाग में आना चाहिए। एल्डिहाइड की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका अनुलग्न क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। अंत में एल किसके आ रहा है? देखो यहाँ एल्डिहाइड की बात कर रहा है, यहाँ से एल होना चाहिए। तो एथेनॉल है, इसमें क्या आ रहा है? ओल आ रहा है। ओल आ रहा है। ओल आ रहा है, अगर आपने पढ़ा है तो ओल किस में आता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, एल्कोहल श्रेणी का हो गया ये। इथेनॉल, देखिए इथेनॉल, इथेनॉल है या इथेनेल है, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड का हो गया। ठीक है, मैंने पूछ रहा है मेथेनॉल है, ये एल्कोहल का हो गया। मेथेनॉल है, बाकी ये ठीक है, एल्डिहाइड का है, परंतु पूछ किसका रहा है अपने को? एस्टिएल्डिहाइड का पूछ रहा है। यानी कि एस्टिएल्डिहाइड का मतलब ये हो गया जिसमें 2 कार्बन होंगे, इसमें हो जाएंगे एथेनॉल में। एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा इसका। ठीक है, आईपीयूसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए,
एथेन जिसका अणु सूत्र C2H6 है में सह संयोजक बंध कितने हैं? इसी प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। बंधों की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी, कितने बंध होते हैं। तो कैसे करोगे इसका, आपको क्या आना चाहिए, अनु तो संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए। अगर संरचना सूत्र आ रहा है तो बनाना आप आसानी से कर दोगे। देखो कैसे करोगे। C2H6 की बात करें, इसका मतलब क्या है, कौन सा हो गया ये, CH3 ये हो गया, ठीक है, एथेन हो गया ये। अब बना लो, यहाँ से अलग अलग कर लो। कार्बन है, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन जुड़, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ से। अब देख लो कितने बंद है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 बंद हो, कितने हो गए, तो 7 सह संयोजक, ठीक है 7 हो जाएंगे। यहाँ से पूछ ले कि कार्बन कार्बन के बीच कितने हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के बंद पूछ ले, इनका अनुपात पूछा जा सकता है, कितना होगा, तो कर लोगे। देखो कार्बन कार्बन के बीच एक ये हो गया, कार्बन हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 6 हो जाए, एक अनुपात है 6 आ जाएगा इसका, एक अनुपात कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। प्रकार अपने करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए में से कौन एक समजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है। समजातीय का मतलब ये हो गया, अपने को ये देखना है कि इसमें या तो सारे के सारे एल्केन है, या एल्कीन होगी, या एल्काइन होगी। यहाँ से आंसर से आपको चारों चारों आंसर अच्छी तरह से देखने होंगे। देखो पहला आपने देखा इसमें क्या आ रहा है, मीथेन आ रहा है, यहाँ से अपने को क्या पता चल गया, ये एल्केन हो गया, क्या हो गया, एल्केन हो गया। सेकेंड में क्या, C2H6 है, इसको देखा तो अपने क्या पता चला, ये क्या आ गया, एथेन हो गया। C3H8 क्या हो गया, ये भी ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब यहाँ से C4H8 हो गया। हालांकि इसको अगर जिसको समझाते हैं नीचे एल्केन एल्कीन एल्काइन के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे भी ये की जा सकते हैं, और जिसको अच्छी तरह से जिन होने पड़े हैं वो आसानी से कर देंगे, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए कि मैं मान रहा हूँ कि ये एल्केन के हैं, अब देखते हैं अभी एल्केन के है या नहीं है सारे, ठीक है। देखो पहले अपन लेके चलती एल्केन के हैं, हालांकि अब आपको पता नहीं है किसके हैं। अगर एल्केन के है तो क्या होता, CnH2n+2 होता। अगर इस फॉर्मूले को सभी के सभी संतुष्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये एल्केन के हो जाएंगे। अब कौन सा है नहीं वो देखते। देखो कार्बन 1 है, n की वैल्यू कितनी होती है, n हमेशा कार्बन की वैल्यू को दर्शाएगा। यहाँ पर कार्बन 1 है तो 1 रखते हैं, यहाँ पर H2, n की वैल्यू 1 +2 करते हो तो CH4 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हो गया अपना एल्केन का। अब सेकंड वाला देखते हैं अपने, सेकंड वाला देखते हैं। देखो यहाँ से 2 कार्बन आ रहा है तो C2H2, n की वैल्यू 2 है, +2 हो जाएगा। यहाँ से C2 2 2 4 6 H6 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एल्केन का है। अब तीसरा नंबर देखते हैं अपने, तीसरा आपने देखा C3 है, C3 की बात कर रहा है, H यहाँ पर लिखते हैं अपने, H2n कितना हो गया, 3 +2। देख लो यहाँ से कितना हो गया, C3 3 6 2 8, तो अपना ये क्या हो गया, C3H8 हो गया। यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये भी एल्केन का है। क्या नेक्स्ट वाला भी एल्केन का होगा, ये और चेक कर लो। यहाँ से C4H2n की वैल्यू 4 रखेंगे, +2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, C4H कितना आएगा, 4 दूनी 8 2 10। ये देखो अगर ये एल्केन का होता तो इस रूप में होता, C4H10 में रूप में होता। ये तो नहीं है भाई, देखो C4H10 में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये समजातीय श्रेणी का नहीं है। समजातीय का मतलब यहाँ से ये कोशिश कर रहा है कि या तो ये सभी एल्केन के हैं, या एल्कीन के हैं, या एल्काइन के हैं। तो ये सारे ऊपर वाले तीनों एल्केन श्रेणी के हो गए। और ये किसका हो गया, यहाँ से देखो C4H10 है, एक एल्केन का, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। इसमें देखो हो रहा है क्या सेट, देखो C4H2n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या, C4H8 हो गया। ये क्या क्या हो गया, एल्कीन का हो गया। ये क्या हो गया, एल्कीन श्रेणी का हो गया। या आपसे ये पूछ लिया जाता, निम्न में से कौन सा एल्कीन श्रेणी का समजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो ये आंसर हो जाता, एल्कीन पूछा होता तो। केवल ये पूछ लिया कि कौन सा संबंधित नहीं है एक से, तो तीनों एक के होंगे और एक अलग हो जाएगा, अलग वाला इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपने करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें कल भी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, एल्केन वालों को कैसे पहचानोगे, H2n+2 इस फॉर्मूले में रख लो। एल्कीन वाले को H2n इसमें रखे देख लो। एल्काइन का पूछ रखा है तो H2n-2 में रखे देख लो। ये फॉर्मूले तीनों याद कर लेना, पिछली बार भी प्रश्न आया था, और नेक्स्ट भी इस प्रकार का या इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कार्बन में मोस्टली इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाएंगे आपको।
चलिए नेक्स्ट देखिए, बेंजीन का आणविक सूत्र है। देखो बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होगा? C2H6 है, C2H4 है, C6H6 है, C6H6 है। हमने क्या पढ़ रखा है कि बेंजीन में आपको अगर ये पूछ ले कि बेंजीन में बताइए कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए कितने कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? तो ये फॉर्मूला पता है कि कार्बन 6 होते हैं, सॉरी कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। घुमा फिराकर आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, परंतु इसके लिए अपने को तैयार रहना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। जितने भी हथियार है वो सभी हथियार उठा लो बस। अच्छी तरह से अपने को तैयार रहना है पेपर करने के लिए। देखो यहाँ से और प्रश्न क्या बनेगा? यहाँ से आपसे ये पूछ ले कि बेंजीन की निम्न में से संरचना कौन सी है या कौन सी नहीं है, ये भी पूछ ले। या पूछ ले कि बेंजीन किस में आता है? संतृप्त में आता है, असंतृप्त में आता है, समवर्त में आता है, किस में आता है? एरोमेटिक में आता है, एलिसाइक्लिक में आता है, किस में आता है? तो एरोमेटिक में अपनी पढ़ा था, संतृप्त और असंतृप्त में पढ़ा था। ये किस में आते हैं? विवर्त वाले आते हैं, विवर्त खुली संरचना वाले होती है ये। और समर्थ में कौन से हो जाएंगे? एलिसाइक्लिक वाले, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, या एरोमेटिक वाले आ जाएंगे। ठीक है, जैसे बेंजीन है, ये एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ वहां पर आपका। बेंजीन किसमें? एरोमेटिक में आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि कार्बन बेंजीन के इस संरचना में बंद कितने होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच बंद कितने? कार्बन हाइड्रोजन के बंद कितने? तो इसकी संरचना आपको अगर बनानी नहीं आई, वहां से आप कच्चा खा जाओगे। देखो इस प्रकार की संरचना होती है, एक इस प्रकार की संरचना होती है ना व्यंजन की। ये हो गया। 3 क्या हो गए? द्विबंध होंगे। इस प्रकार की संरचना बनती है इसमें। देखो पूरा किस प्रकार बनाएंगे अपने? प्रकार की, इस प्रकार की संरचना। देखो इसके पूरी संरचना हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए। 1 4 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन आ गए और 6 इसमें कार्बन आ गए। इस प्रकार की संरचना। ठीक है, इस प्रकार की संरचना। यहाँ से आपसे ये हो सकता है कि कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध है? 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन के बीच आ गए। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना? ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनाएगा तो यहाँ पर एक ये बन जाएगा। 2 3 4 5 6 भी, 6 बंद कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है और 6 बंद भी कार्बन कार्बन के बीच। का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। इसी प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछ। ठीक है, ये बनाना आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, पेंटेन के आइसोमर की संख्या बताइए। आइसोमर्स क्या होता है? समावेयता। समन्वयक का मतलब क्या होता है? ऐसे अणुसूत्र, ऐसे जो यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र समान होंगे परंतु जिसकी संरचना अलग अलग हो सकती है, वो क्या कहलाएंगे? अपने अणुसूत्र कहलाएंगे। और ये आइसोमर्स कहलाएंगे या समविक कहलाएंगे। जैसे पेंटेन की बात करें, पेंटेन किस में आएगा? किस वर्ग में आएगा? एल्केन में आएगा। पेंटेन का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन कितना होंगे? 5 होंगे। देखो बना लो, 5 कार्बन वाला बना लो पेंटेन। CH3 CH2 CH2 H2 और C, ये क्या हो गया? ये पेंटेन हो गया। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए, यहाँ पर पेंटेन हो गया। अब इसको कितने तरीके से अपने लिख सकते हैं वो बात आता है। देखो एक तरीका तो ये हो गया अभी लिखने लिखने का, पेंटेन को। एक तरीका ये हो गया कि इस प्रकार अपने लिख सकते हैं। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन में अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, यहाँ से CH3 CH3 CH2 का लिख सकता हूँ। एक मैं तो क्या लेके आऊंगा? इधर लिया है मैथिली को, एक मैंने यहाँ पर लगा दी। अब दूसरा यहाँ पर लगा दूं तो बात तो एक ही रहेगी ना, क्योंकि इसको अपन एक तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा तरीका अपने को इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, कार्बन बीच में लिख दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया और यहाँ पर CH3। एक तो ये संरचना होगी, दोनों तरफ यहाँ पर CH3 इस प्रकार को इसको अपने लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? नियोपेंटेन हो गया।
ठीक है। ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखे, कैसे लिखते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, 2 पर क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल। इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 1 1 2 3 4, 4 है, 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन इसका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन है। अगर आपको इस प्रकार की संरचना दे दे, इसका आईयूपीएसी नाम दे दे, भी आईयूपीएसी नाम कैसे क्या करोगे, तो लिख दो यहाँ, संरचना बना लो। देखो 1 2 3, 2 पर क्या है, क्या लिखोगे, 2 2 2 2 पर मेथिल आ रहे हैं ना, क्या लिखोगे, 2 2 मेथिल, 2 2 मेथिल। तो 1 2 3 आ रहा है प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 2 मेथिल। इसका मतलब क्या है, दो वाले कार्बन पर 2 मेथिल लगे हुए हैं, और इस संरचना में कार्बन कितने बच रहे हैं पीछे, 3 बच रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसका मतलब पेंटेन के आइसोमर की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इस प्रकार आपको ये आईयूपीएसी नाम भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की ये यौगिक की बात कर रहा है। और 10th क्लास तक के में आपके थोड़े बहुत आईयूपीएसी नाम भी दे रखे हैं, वहां से इस प्रकार के पूछ सकता है आपसे। अपने को हर तरीके से तैयार रहना है, चाहे किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्जाम आएगा, से सेकंड ग्रेड के एग्जाम आ रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के, उसी प्रकार का आएगा। ये आसान आने वाला नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है कि प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों और कार्बन और हाइड्रोजन बंधों के अनुपात बताइए भी, कितना अनुपात होगा। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए कि प्रोपेन जो होता है उसकी संरचना बनानी आनी चाहिए, जिसको संरचना आ रही है वो आसानी से इसको कर देगा। देखो इस प्रकार करेंगे, प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन और बंधों के बीच में प्रोपेन है। प्रोपेन होता क्या है, ये पहले तो कार्बन, जितने कार्बन होंगे उसको बोलते कैसे हैं, ये मैंने हालांकि शुरू में नहीं बताया था। इसमें एक कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। मेथ है, एथ है, प्रोप है, ठीक है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, एक्ट है, ऑक्ट है, नॉन है, डेक है। ये 10 तक आपको याद होने चाहिए इस प्रकार। प्रोपेन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन वाले बनेगा। प्रोपेन की बात करें यानी कि एल्केन की बात करें तो इस प्रकार ये बनेगा CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब देख लो यहाँ से कार्बन और इनके बंध अनुपात कितना बढ़ रहा है। इस संरचना को खोल के अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। इस संरचना को इस प्रकार अपने खोल के लिख लेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और इस पर कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 हाइड्रोजन जोड़। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक, कार्बन कार्बन की बन कुछ है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ये बन गया, 2 ये बन गई, कार्बन कार्बन के बीच में 2 आ गया, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक ये हो गया, 2 3 ये वाला 4 5 6 7 8, यानी कितना आ गया, 8 आ गया। 2 इसका क्या हो जाएगा, 1:4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रोपेन के अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बंध जो बनती है, इनका अनुपात कितना होता है, 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4। इस प्रकार आपको करना है, संरचना बना लो इस प्रकार की। संरचना बनाने के बाद इसमें जोड़ लो भी कितना हो रहा है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए एक टेस्ट सीरीज भी 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, साइंस और मैथ के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। इसमें काफ़ी अध्ययन करके बनाए गए हैं पेपर। इसके अंदर 15 टेस्ट इसके अंदर होने वाले हैं। 12 माइनर टेस्ट है, 2 रिविजन टेस्ट है, 1 मेजर टेस्ट है। ये बहुत ही अनुभवी शिक्षकों द्वारा बनाया गया है, और साथ ही आपको फ्री में ई नोट्स भी मिलेंगे। जो भी आपका टॉपिक से क्लियर नहीं है, लग रहा है कि जिस टॉपिक्स के आपके प्रश्न नहीं मिल रहे या आप खुद प्रश्न नहीं बना पा रहे हो, तो आपको प्रश्न भी बना दी जाएंगी, PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, ए पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस कार्बनिक यौगिक को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता किसे कहेंगे, तो प्रथम पैदा हुआ है या प्रथम जिसका नाम है उसके। अब एलिफेटिक की बात करें, एलिफेटिक कौन सा होता है यहाँ से,
एलिफेटिक कौन से होते हैं? संतृप्त वाले होते हैं, जो एलिफेटिक होते हैं ना, हमने बढ़ाया कि संतृप्त वाले इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। संतृप्त में आते कौन से हैं? एल्केन आते हैं। देख लो यहाँ से, एल्केन में प्रथम कौन सा होता है? एल्केन में प्रथम कौन सा होता है? मीथेन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट ये। अल्केन में क्या होता है? प्रथम मीथेन होता है, तो मीथेन को क्या कहेंगे? यौगिकों का जन्मदाता कहेंगे मीथेन, क्योंकि फर्स्ट जो होता है कोई अन्य की संतान माना जाता है, पूर्वज माना जाता है उसको। मीथेन सर्वप्रथम आता है इसमें, मीथेन हो जाएगा। अब देखिए फ्रियोन 12 का सूत्र है, ये रट लेना। फ्रियोन 12 वाला का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, Cf2Cl2, फ्रियोन 12 है, ये 11 है, ठीक है। ये फ्रियोन 113 है और ये 112 है, ठीक है। अब फ्रियोन का सूत्र, फ्रियोन को कैसे निकालते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाएगी, अलग से अपने थोड़ा छोटा वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर पूछा जाता तो ये पूछा जाएगा कि फ्रियोन 12 का सूत्र क्या है, ये पूछा जाएगा। Cf2Cl2 होता है, इसको रट लो। इसका यूज कहाँ करें? फ्रियोन का यूज कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, प्रशीतक है, ठीक है, घरों में किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बोला जाता है, नहीं, फ्रियोन से समझ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न करेंगे, देख लेना आप। भोजन बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है, काली है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है? देखो, ईंधन आदर है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पका है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। काली होने का मतलब ये हो गया, जो आग लग रही है उसको, वो पूरी तरह से नहीं जल रही है, अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं जल रही है, इसका मतलब वो धुआं निकालेगी, धुआं निकालेगी से उसकी क्या हो जाएगी? तली क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। इस प्रकार के भी सामान्य प्रश्न आपको आने चाहिए। सारे सारे प्रश्न कार्बन से रिलेटेड होते हैं, कार्बन और उसके यौगिक से। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, इसको किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। क्या है? देखो, मार्स गैस है, मस्टर्ड गैस है, पायरिन है, पायरोल है, तो क्या हो गया? पायरिन के नाम से जानती है, पायरिन के नाम से जानती है। इसका उपयोग किया जाता है दवाइयों बनाने में, किया जाता है पायरिन से। डायरेक्ट आप यहाँ से इतना याद रखना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन के मी नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? पायरिन, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना इसको। चलिए, प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में कौन सा उच्चतम ओजोन अक्षय है, ओजोन को हानि पहुंचाता है? तो अपने ये पढ़ा है कि ओजोन को हानि कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है, CFC। तो इसमें कौन सा? TLTC है, CFC है, HCFC है, HFC है, सारे सारे प्रकार किसके हैं? प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकार है, ये ठंडा करने का कार्य करते हैं। प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर वगैरह होती है, उनमें इनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। परंतु ऐसा कौन सा है इसका उपयोग अपने जो ओजोन को हानि पहुंचाने का कार्य करेगा? कौन सा हो जाएगा? CFC हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये हानि पहुंचाने का कार्य करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, ताकि रिसाव की स्थिति पता चल सके? अपने घरों में जो सिलेंडर होता है, कभी भी रिसाव हो रहा है तो अपने को पता चल जाता है कि सिलेंडर में से गैस निकल रही है, क्योंकि इसमें एक गंध आती है विशेष। वो गंध किसकी वजह से आती है? देखो, ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, मरकेप्टन है, एल्कोहल है, तो कौन सी क्या मिलाया जाता है? मरकेप्टन मिलाया जाता है। जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ये भी याद रखना। एलपीजी गैस क्या होता है? मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और इसमें एक और मिलाई जाती है, मरकेप्टन, ताकि जब भी गैस का रिसाव हो तो अपने को पहले से पता चल जाए कि गैस का रिसाव हो रहा है, तो हम सुरक्षा दृष्टि से रक्षा कर सके उसको, ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित का मिश्रण होती है, ये आ गया यहाँ से। ब्यूटेन, हाइड्रोजन, मीथेन है, ब्यूटेन प्रोपेन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन है, या फिर हाइड्रोजन, मीथेन व ऑक्सीजन है। तो किसका होती है? तो एलपीजी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का होती है, प्रोपेन का होती है। सीएनजी का पूछे तो मीथेन का, एलपीजी का पूछे होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ये सारे के सारे अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी है, इसका घटक कौन सा होता है? देखो, मीथेन है, टेट्राथाइल, टेट्रा इथाइल लेड है, इथाइल मरकैप्टन है, या प्रोपेन है। तो सीएनजी का पूछा जाए तो सीएनजी क्या होती है? मिथेन होती है, ठीक है। मुख्य घटक कौन सा होता है? मिथेन होता है। कौन सा होता है?
वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति जो घी होते हैं असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त को संतृप्त में चेंज करते हैं, उसमें बदलने के लिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, ऑक्सीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। बहुत बार इसको अपने पढ़ रखा है, तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है, क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसमें मोस्टली प्रश्न आता है कि इसमें उत्प्रेरक है जो किसका इस्तेमाल करेंगे? दो उत्प्रेरक याद रखना, एक तो पीडी है प्लेडियम को याद रखना, पीडी प्लेडियम, एक निकल को याद रखना। दो उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, दो याद रखना। इसमें क्या होता है, असंतृप्त को यानी कि एल्कीन एल्काइन जो होते हैं उसको एल्केन में बदलते हैं, ठीक है, देखिए, ताकि स्वास्थ्य के लिए सही रहे वो चीज़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया। देखो, खनिज अम्ल पूरी तरह से आयनित होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरी तरह से आयनित होते हैं, या फिर खनिज अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इसमें केवल दो बातें हैं आपको याद रखनी है कि फर्स्ट बात यह रखना कि खनिज अम्ल जो होते हैं, खनिज अम्ल ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये भी याद रखना। खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, इसी वजह से ये क्या होते हैं? पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह से जल में घुल जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखना। तो इसी वजह से आंशिक रूप से आयनित होती हैं। तो 1 और 4 इसका, ठीक है। चलिए, जल में एल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? कि जल है, जल का अपने को पता है क्या होता है फॉर्मूला? H2O। तो इसमें एल्कोहल घुल रहा है, मान लेते हैं कि मेथेनॉल है OH, या एथेनॉल है अपने पास, ठीक है, कोई भी एल्कोहल इस प्रकार का। ये कह रहा है कि जल में घुल रहा है, तो जल में घुलने का कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कार्य करेगा यहाँ पर, इसकी वजह से ये घुल जाता है। तो एल्कोहल का कम घनत्व है, एल्कोहल की वाष्पशील प्रकृति है, या आयनीकरण है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जल में ये एल्कोहल क्या है? घुल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का रूपांतरण किसमें होता है? इसमें दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, देखो, दोनों तरीके से मैंने बना रखे हैं। एक तो ये देखना, किण्वन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का रूपांतर। एक ये प्रश्न बनता है कि जब किण्वन की प्रक्रिया होती है उस कंडीशन में ग्लूकोज का रूपांतर किस प्रकार होता है। एक ये भी बनता है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का रूपांतर। दो याद रखना, ये कन्फ्यूज करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आपको देते ही हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल का निर्माण नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो निर्माण होता है श्वसन की प्रक्रिया में, एथेनॉल का निर्माण नहीं होगा। एथेनॉल का निर्माण नहीं होता है, यहाँ से इसको यहाँ से कट कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यहाँ पर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण नहीं होता, अपने को पता है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हाँ ये ठीक है भी। कार्बन जब श्वसन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस पानी निकलता है, पानी वाष्पित होता है, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर इस प्रकार का ये प्रश्न आ जाए कि किण्वन की प्रक्रिया में पूछ ले कि ग्लूकोज का रूपांतर किसमें होगा, तो क्या करोगे आप? याद, दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखना। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये गलत हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नहीं होगा, श्वसन की प्रक्रिया में होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल, ये ठीक है, और एथेनॉल और पानी ये ठीक नहीं है। याद रखना, किण्वन की प्रक्रिया में, किण्वन की प्रक्रिया जैसे गन्ने का रस का अपने किण्वन करते हैं, तो इसमें क्या इससे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एथेनॉल बनाते हैं। एथेनॉल क्या होती है? एक तरह की शराब होती है, उसको बनाने का कार्य किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एथेनॉल मिलता है, याद रखना 3 नंबर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनता है, ठीक। इसमें किण्वन की प्रक्रिया में जब ग्लूकोज का, ठीक है, पाई जाती है। तो कथनों पर कौन सा कथन सही है? देखो, फ्रियोन का उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है, और बी नंबर है फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, और शीत संग्राहकों में परिशीतक के रूप में किया जाता है। और सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा कथन इसमें सही है होगा? तीनों ही सही है। फ्रियोन का प्रयोग याद रखना अक्रिय विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और फ्रियोन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, शीत ग्राहक है, संग्राहक वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उसमें किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार का फ्रियोन ही है, इसको बोलते हैं,
वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है CFC, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, चारों ही सही हो जाए। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन CNG के बारे में सही है। देखो CNG में मुख्यतः ब्यूटेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। नहीं, ब्यूटेन तो पढ़े ही नहीं अपने, ब्यूटेन तो होता ही नहीं है। ब्यूटेन किस में होता है, LPG में होता है। ये तो यहाँ से गलत हो गया, कर दो गलत यहाँ से। CNG में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, इससे दहन से की और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा निकलती है। नहीं भाई, CNG के बारे में आपने ये पढ़ा है कि CNG एक अच्छी गैस होती है, इसमें दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड कम निकलती है, पर्यावरण के लिए भी अच्छी गैस होती है। और पर्यावरण के लिए अच्छी गैस है, इसका मतलब क्या, इसमें कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती है, यहाँ ज़्यादा दे रखी है, इसका मतलब ये गलत हो गया। CNG पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है। तो पेट्रोलियम उत्पाद होती है उसकी तुलना में CNG अधिक घातक है क्या, नहीं भाई, अपने ये नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम से सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं, परंतु इसमें CNG में इस प्रकार के नहीं निकलते हैं, क्योंकि इसी वजह से बड़े बड़े शहरों में जो बसें चलाई जाती है CNG की बसें चलाई जा रही है। और ये प्रयोग भी चल रहा है कि आने वाले समय में CNG से मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ वगैरह चले। क्यों, क्योंकि इसमें प्रदूषण की मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है, तो पर्यावरण को क्या करता है, कम हानि पहुंचाने। तो ये नहीं है, देखो उत्पादों की तुलना में ये नहीं होगा। CNG में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, यहाँ तक ठीक है, अभी प्रतिशत मात्रा कम होती है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। इसमें दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलते हैं और यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। ये कथन अच्छा लग रहा है, देखो D नंबर हो जाएगा, ये कथन एकदम अच्छा लग रहा है, तो D नंबर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को सही है गलत है तो आप अच्छी तरह से चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ा करो। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में अपने आ रहा है, जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। परीक्षा के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत सारे स्टूडेंट एक एक नंबर से रह जाते हैं, देखो आधे आधे नंबर से रह जाते, पॉइंट ऑफ रह जाते हैं। वो मन में क्या सोचता है, अगर एक प्रश्न मेरा सही होता तो आज मैं नौकरी लग जाता। परंतु इसी प्रकार आप जब प्रश्न कर रहे हो तो अच्छी तरह से पढ़ा करो, ताकि प्रश्न आप अच्छी तरह से टाइम को मैनेजमेंट करते हुए पढ़ना है आपको, ठीक है, गलत नहीं करना है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन CNG और LPG की तुलना में सही है। CNG देखो, LPG हल्की गैस होती है। अभी भी एक कांड हुआ था जयपुर में, घोघरा कांड हुआ था, जहाँ से LPG का जो ट्रक था उसमें फटा था, ठीक है, ड्रम ट्रक का फट फट गया था, वहाँ से काफ़ी हानि हुई थी। इसमें किस कारण से हुआ था, अब जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि LPG गैस होती है ना, CNG की तुलना में काफ़ी भारी होती है, भारी होने की वजह से ये हवा में जल्दी से फैलती नहीं है, नीचे ज़मीन पर ही रहती है। जब आग भी लग जाए तो सब ज़मीन पर ही रहेगी, ज़मीन पर फिर आग फैलेगी। फिर CNG गैस होती है तो वो जल्दी से क्या होगी, हल्की होगी, हल्की होने की वजह से जल्दी से आसमान में उड़ जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से उससे कम हानि होती है LPG की तुलना में। देखो इसी प्रकार का ये प्रश्न है, ये आ सकता है। देखो LPG हल्की गैस होती है, नहीं भाई हल्की नहीं गैस नहीं होती, ये भारी गैस होती है, याद रखना। इसमें याद इतना याद रखना, CNG हल्की गैस होती है, LPG भारी गैस होती है, ठीक है। वायु में फैल जाती है, देखो यहाँ से गलत हो ही गए, CNG हल्की गैस होती है, ठीक है भाई हल्की गैस होती है, वायु में फैल जाती है, ठीक सही है, अभी हल्की होने से जल्दी से फैल जाएगी। यदि इसका रिसाव होता है तो, जबकि LPG भारी होने के कारण नीचे की सतह पर एकत्रित हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, ये ठीक है। CNG भारी गैस है, नहीं भाई CNG भारी गैस नहीं है, ये गलत हो गया। LPG और CNG के रिसाव के मामले में दुर्घटना की संभावना समान होती है, नहीं समान नहीं होती है, याद रखना। जब एक सिलेंडर अगर CNG का फटे या एक सिलेंडर जब LPG का फटे तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा, LPG वाला होगा, क्योंकि LPG में गैस भारी होती है और भारी होने के कारण वो तली में रह जाएगी, वहाँ से फैल जाएगी, वहाँ से नीचे की तरफ जितने भी वस्त्र पड़े और जो सामान आएगा वो अपनी आग की चपेट में ले लेगा। और CNG हल्की होने के कारण क्या, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठने के कारण क्या होगी, आसमान में फैल जाएगी, तो ये कम हानिकारक हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना B नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनको मिलान करना है। देखो CNG में क्या क्या होता है, देखो LPG में क्या होता है, कोल गैस में क्या होता है, वाटर गैस में क्या होता है, आपने क्या पढ़ रखा है, देखो हमने पढ़ा CNG में क्या मीथेन पढ़ रखा है, अभी मीथेन होता है CNG में। देखो मीथेन किस में ये आ रहा है, मीथेन, ये कह रहा है कि मीथेन और एथेन भी होता है, ये चलो ठीक है। अभी LPG में अपने क्या पढ़ रखा है कि प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, देखो ब्यूटेन और प्रोपेन, ये हो गया ना, तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो गया। कोल गैस देखो
और वाटर गैस देखो, इसमें मैंने बताया था, अगर इसमें कन्फ्यूजिंग चल रही है अभी कौन सा किसका होगा नहीं पता चल रहा, तो वाटर गैस के लिए आप मैंने बताया था कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2 होता है। अब O के साथ C लगा दो, यानी कि क्या बन गया, H2 + CO बन गया, ये बन गया वाटर गैस बन गई। याद रखने का तरीका यही है वाटर गैस के लिए, वाटर का फॉर्मूला H2 होगा, O के साथ C लगा दिया, H2 + C हो गया, वाटर गैस हो गया। और CO के साथ जब N2 आ जाएगा तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगी ये। ठीक है, देखो, तो वाटर गैस क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये इसका हो गया। और फिर बचा ये हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो किसका हो जाएगा, कोल गैस का हो जाएगा। इसको भी थोड़ा याद रखना आप। हाइड्रोजन, देखो, हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में होता है, ये होता है कोल गैस में होता है। और एलपीजी किस में हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन में। और सीएनजी में मीथेन और इथेन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो देख लेना कौन सा सही है। तो कौन सा हो जाएगा, एक का एक और है, ठीक है, दो का दो और है, ये यही हो जाएगा। और तीन का चार और है, और चार का तीन, ये हो जाएगा। इस प्रकार अपने वो करने हैं। चलिए, एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर में का मुख्य घटक कौन सा होता है, पढ़ लिया पहले भी, एक बार और देख लो। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, याद कर लो अच्छी तरह से, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। यहाँ से भी इस प्रकार का पूछना प्रश्न पूछ लिया आपके कि घरेलू गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैसे करोगे रासायनिक सूत्र, ब्यूटेन का क्या होता है, एल्केन में आ रहा है। ब्यूटेन कितने पर आता है, ब्यूटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 पर आ रहा है, इसका मतलब क्या, कार्बन की मात्रा 4 है। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्या करती हैं एल्केन में, कार्बन से 2 गुने में 2 जोड़ देते हैं, 2 गुना कर दो 8, 10, ये हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। और प्रोपेन क्या हो जाए, प्रोपेन मेथ एथ प्रोप 3 पर आ रहा है, क्या पे करते हो C3, 2 गुनी में 2 जोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, H 8 हो गया, ये हो गया प्रोपेन का। ठीक है, अपने जो पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने किस प्रकार इनको याद रखना है। अगर अल्केन है, अल्केन का फॉर्मूला बना रहे हैं, जितने कार्बन है उसके 2 गुना कर दो, करके उसमें 2 जोड़ दो, वो हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर एल्कीन बना रहे हैं, जितने कार्बन है उनका 2 गुना कर दो तो एल्कीन आ जाएगा। एल्काइन पूछ रहा है, उस कार्बन जितने कार्बन दे रखे हैं उनका 2 गुना कर दो और 2 घटा दो, उनमें से हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेथेनॉल के प्रभाव को सही रूप से वर्णित करता है कि मेथेनॉल क्या है। देखो, एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यकृत में मेथेनॉल में परिवर्तित होकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। या फिर मेथेनॉल का सेवन करने से केवल सिरदर्द होता है, कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। मेथेनॉल के सेवन से रक्तदाब में वृद्धि होती है, लेकिन शरीर के अन्य अंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर मेथेनॉल का सेवन करने से शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे क्या हो जाएगा, मेथेनॉल को जब ग्रहण करेंगे तो यकृत में जाएगा, क्योंकि शराब पीने वाले होते हैं ना, शराब पीने वाले यकृत सिरोसिस रोग होता है उनको, यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उनका, तो जल्दी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शराब पीने वाला है, एथेनॉल पीते हैं शराब में। ये मेथेनॉल की बात करें यहाँ, देखो एथेनॉल के विपरीत, क्योंकि मेथेनॉल बहुत ही खतरनाक होता है चीज़, एक तरह से ये जहर है। जब इनको ले ले तो यकृत में जाएगा, तो वहाँ से क्या बनेगा, मेथेनियल बना लेगा, परिवर्तित हो जाएगा, जो कोशिकाओं को नुकसान, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में रक्त के माध्यम से शरीर प्रत्येक कोशिकाओं तक ये पहुंच जाएगा। बहुत ही खतरनाक होता है ये, बहुत ही हानिकारक होगा। और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए नंबर इसका हो जाएगा, ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मेथिनिल को जब व्यक्ति ग्रहण करते हैं तो यकृत में जाकर, यकृत क्रिया में जाकर किस कौन से क्या बना लेगा, मेथिनिल में बन जाएगा, ये मेथिनिल में एल एल्डिहाइड बना लेगा यहाँ से, एल्डिहाइड। एस्टीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है। एस्टीकरण के बारे में देखना, देखो याद रखना, एस्टीकरण जो एस्टर होते हैं ना, एस्टर मृदु होते हैं। ठीक है, इत्र जैसी गंध आती है इसमें, एस्टर में इत्र जैसी गंध आती है। देखो बनते किसमें, ये बात करें, देखो एस्टर केवल अम्ल और अमोनिया की अभिक्रिया से बनते हैं, या फिर एस्टर केवल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से बनता है। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं, या फिर एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और पानी की अभिक्रिया से बनते हैं। इसमें याद रखना, यहाँ से प्रश्न अगर बने आपके हो तो अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से बनेंगे। याद रखना, एस्टर जो होती है अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से बनती है, क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। ठीक है, एस्टर का निर्माण होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, और ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने, आगे प्रश्न कुछ रह रहे हैं, और भी प्रश्न है, कार्बन और इसके यौगिक है,
नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रश्न करने वाले हैं। तब तक धन्यवाद और इन वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना और अगर प्रश्न लिख रहे हो तो लिख लेना कि पीडीएफ ही हो सके तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से इनको देख सकते हो। ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों।